Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 39 लेकर आया हूं। मनोविज्ञान मॉडल पेपर में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है साथियों। ये जो 30 प्रश्न हैं बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन और फैक्ट क्वेश्चन आज विशिष्ट मिलने वाले हैं। कई दिनों से कह रहे थे कि सर प्रश्न अच्छे या फिर सही प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो मित्रों उसी को देखते हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार आप इन प्रश्नों को बोल सकते हो। बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। पहला क्वेश्चन इसमें आपके आता है, आनुवांशिकी के आधार पर निर्धारित नहीं होता है आँखें, शारीरिक संरचना, अनुबंधन और सभी। तो मित्रों आनुवांशिकी के आधार पर आँखें निर्धारित होती है, आँखों का रंग वगैरह। फिर शारीरिक संरचना भी आनुवांशिकी के आधार पर ही निर्धारित होती है, लेकिन अनुबंधन साथियों अनुबंधन आनुवांशिकी के आधार पर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि अनुबंधन स्थापित करने के लिए तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन मित्रों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि और एक निष्क्रिय गतिविधि। तो मित्रों लेव वाइगोत्स्की के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया था कि बालक किस प्रकार से समाज में रह कर के संस्कृति के माध्यम से सीखता है। तो साथियों इन्होंने माना है कि अधिगम सामाजिक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? सामाजिक। दूसरा विकल्प साथियों दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। मित्रों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा मित्रों। और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल पर आपको लगता है कि हमारी तैयारी सही दिशा में हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा साथियों। तो तीसरा क्वेश्चन आपके है, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा सार्थक तथ्य है? पहला है यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है। दूसरा है यह आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तीसरा है सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। और चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो मित्रों तीसरे क्वेश्चन को समझकर जवाब दीजिएगा। बताइए राइट आंसर एक बार। मित्रों आप राइट आंसर बता दीजिए, उसके बाद प्रश्न को सही देखेंगे कि भाई कौन सा विकल्प सही है, कैसे सही है। तो मित्रों सार्थक तथ्य नहीं है, आपने आंसर देख लिया होगा आपके हिसाब से। तो मित्रों यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता। सार्थक तथ्य निम्न में से कौन सा सार्थक तथ्य है ये पूछा है। तो पूर्वानुमान के अनुसार होता है, विकास के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हो, तो ये सार्थक तथ्य नहीं है साथियों। यह आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जी हाँ बिल्कुल, विकास जो आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया है इसके द्वारा ही इसका निर्माण होता है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा क्योंकि ये क्या है? सार्थक तथ्य है। तीसरे विकल्प की बात करें तो सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। जी नहीं, सभी की विकास की दर अलग अलग होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर न होकर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो मित्रों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? फिर आपके प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन साथियों, विकास के पक्ष या क्षेत्र भी आप इनको बोल सकते हो, जैसे शारीरिक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष हुआ, सामाजिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से और समग्रता और साकल्यता या संपूर्णता से। तो मित्रों देखिएगा विकास के अलग अलग पक्ष सभी जानते हो, शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो या अन्य और कोई भी पक्ष हो साथियों, जैसे सामाजिक पक्ष भी हो सकता है। तो इन सभी पक्षों की जो प्रक्रिया है वो समग्र रूप से या संपूर्ण रूप से विकसित होती है। समग्र रूप से या संपूर्ण रूप से, पृथक या आंशिक रूप से विकसित नहीं होती है साथियों, बल्कि समग्र रूप से ये विकास की अलग अलग प्रक्रियाएं विकसित
होती है। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 आपके है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा? मित्रों विकल्पों को देखिएगा। हीरो या नायक की पूजा, आत्मविमोह, समूह प्रवृत्ति और लैंगिक प्रेरणन। तो मित्रों प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर दीजिएगा। लेकिन सही आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टेस्ट है ये स्पेशल है, पूरे 30 क्वेश्चनों को करके जाना गारंटी है। गारंटी देता हूं साथियों, एग्जाम हॉल जैसी फीलिंग आपको इस टेस्ट में आने वाली है। तो मित्रों 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आत्मविमोह उसको कहा जाता है साथियों, क्योंकि आत्मविमोह मतलब खुद से प्रेम करना ही है। क्योंकि बालक यहाँ पर दर्पण में खुद के चेहरे को निरंतर देख रहा है और खुद से ही प्रेम कर रहा है, तो साथियों इसको ही आत्मविमोह के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प सही रहेगा 5वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 साथियों, प्रश्न नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने की स्थिति में सुधार पर, उपकरणों के प्रबंध पर, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम पर और रिकॉर्ड्स का रखरखाव रखने पर। तो मित्रों देखिएगा, जो पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षण में हम क्या करते हैं कि छात्र क्रिया कर रहा है, कोई अध्यापक है जो उनका पर्यवेक्षण कर रहा है, उनको उनकी क्रियाओं को देख रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित है वो सीखने की स्थिति में सुधार पर होना चाहिए कि बालक जो सीख रहा है उसमें कितना सुधार हुआ है, जो हम बालक को सिखाना चाहते हैं वो कितना सीखा है साथियों, इस स्थिति में सुधार कितना आया है पूर्व की अपेक्षा, इस पर ध्यान केंद्रित होना सबसे मुख्य बात है। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं मित्रों। साथियों 7वां क्वेश्चन क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है। बालक की नैतिकता, तो मतलब विकल्प को देखेंगे एक बार फिर प्रश्न को समझेंगे। पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था और नैतिक स्तर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर का चयन कीजिएगा। मित्रों 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रथम विकल्प, पूर्व नैतिक अवस्था इसको कहा जाता है। क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बालक की जो नैतिकता है, मतलब बालक जो नैतिक गुणों का प्रदर्शन कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है? दंड के भय से, उसको सजा मिलने का डर लगा रहता है, इसलिए वो नैतिक कार्य इस अवस्था में करता है। ये प्रथम अवस्था है साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की। तो प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। मित्रों 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से देखना क्वेश्चन को। अब विकल्प 1, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। विकल्प 2, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकल्प 3 है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। और चौथा विकल्प है, विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो मित्रों अच्छी तरह से सोच समझकर जवाब दीजिएगा। शानदार क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले तो हम तीसरे कथन पे चलते हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है? वृद्धि विकास का ही एक भाग है। जी हाँ, विकास में वृद्धि समाहित होती है, इसको विकास का ही एक भाग माना जाता है। जैसे ये वृद्धि है तो ये विकास है, तो विकास का ही भाग क्या है? वृद्धि है। तो ये कथन तो क्या है? सत्य है साथियों। क्या पूछा है? सही नहीं है। दूसरा कथन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो बिल्कुल ये बात भी सही है कि विकास गर्भावस्था से आरंभ होकर व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता तब तक चलता रहता है। तो ये कथन भी सही हो गया। तीसरा है, विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो यहाँ ऊपर से तीसरा है, वैसे तो चौथा है ये कथन। तो साथियों देखिए, व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है और उसके जो व्यवहार में
उसमें जो गुणात्मक परिवर्तन है उनको ही हम कह सकते हैं विकास। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही है, लेकिन विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं है साथियों, पूरक कहा जाता है इनको, क्योंकि विकास अलग है, वृद्धि अलग है। हाँ, पूरक है साथियों, लेकिन आप इनको पर्यायवाची नहीं कह सकते हो। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, और एक समाज की प्रकृति की आलोचना करना सीखने की। तो आलोचना करना कोई सामाजिकरण नहीं कहलाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब 3 विकल्प है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो मित्रों, दिए गए विकल्पों के अनुसार मित्रों के साथ सामाजिक बनना ही हम सामाजिकरण नहीं कहा जाएगा, इसको हम सामाजिकरण नहीं कह सकते। अब घुलने मिलने तथा समायोजन की या मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया है? साथियों, दोनों में से बेस्ट आंसर आपका है कि जो समाज में मूल्य है, जो समाज के विश्वास हैं, जो अपेक्षाएं समाज हमसे करता है, इनको अर्जित करने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहा जाता है साथियों। सामाजिक मूल्यों को मानने लग जाते हो, समाज में विश्वास करने लग जाते हो, उनकी अपेक्षाओं पर यदि आप खरे उतरते हो तो मतलब सामाजिकरण है साथियों। ये विकल्प नंबर 1 सही है आपके 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। मित्रों, 10वां क्वेश्चन है, जब बच्चे एक पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है, तो यह कहा जाता है सामाजिक सूचना भूमिका लेना, सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, आत्म प्रतिबिंब जिसको सेल्फ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और आपसी भूमिका लेना। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी बच्चा है वो पहचानने लग गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, अलग अलग जो व्यक्ति इस समाज में रहते हैं, वो दूसरे जो लोग हैं उनके जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनसे अवगत होते हैं। तो इसको आत्म प्रतिबिंब या सेल्फ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है साथियों। ऐसी स्थिति में 10वें में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। साथियों, 11वां क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को, फिर रिक्त स्थान है, की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला है रवादार बौद्धिकता, दूसरा है अभिसरित सोच, तीसरा है विविध सोच, और चौथा है द्रव बौद्धिकता। तो मित्रों, सृजनात्मकता में क्या करते हैं, बालक मौलिक चिंतन करता है, नई नई चीज़ों का निर्माण करता है, अलग अलग तरीके से सोचता है, समस्या के अनेक हल प्रस्तुत वो करता है साथियों। तो मतलब विविध सोच, ये एकमात्र ऐसा शब्द दिख रहा है जो हमें सृजनात्मकता से संबंधित लग रहा है। विविध मतलब अलग अलग तरीके से सोचना, ये किसका काम है, सृजनात्मकता का साथियों। सृजनात्मक बालक जो होता है वो किसी भी समस्या के समाधान को अलग अलग तरीके से देखता है। प्रश्न नंबर 11 में कौन सा है सही, तीसरा। प्रश्न नंबर 12। मित्रों, 12वां क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे व प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, और उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 12 में सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें तो जो अति संवेदनशील बच्चे हैं उनको सिखाने में आप मदद कर रहे हो, तो जब वो बेचैन होंगे तो क्या उन्हें आप फटकार लगा दोगे, उनको डांट दोगे साथियों? नहीं, ये गलत है। आपका प्रथम विकल्प सही माना जाएगा क्योंकि ये उपयुक्त तरीका नहीं है। बाकी उनको आप जो कार्य देते हो उनको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर सिखाओ। जो अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की जो पेशकश है, मतलब अधिगम किस किस प्रकार से हो सकता है वो उनको बताओ। उनके जो दैनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें शारीरिक गतिविधियों का समावेश हो, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी हो शारीरिक संबंधी। तो मित्रों, ये तीनों कार्य आप कर सकते हो, ये सही है। लेकिन प्रथम कार्य क्या है, गलत है, और यही आपसे पूछा था। तो 12वें प्रश्न में प्रथम विकल्प।
प्रश्न नंबर 13 है मित्रों, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? 2 से 5 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष और 0 से 5 वर्ष। तो बेलक के द्वारा एक व्यक्तित्व मापन हेतु यूं कह सकते हो कि एक परीक्षण बनाया था जिनको CAT कहा जाता है। तो साथियों उसमें 3 से 10 वर्ष के जो बालक है उनके व्यक्तित्व का मापन अचेतन मन के आधार पर किया जाता है साथियों इस परीक्षण में। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है और एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 में सही आंसर कौन सा है? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको यदि आप सामान्य बच्चों के साथ शामिल करते हो तो विद्यालयों का भार बढ़ा देगा। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, क्योंकि वो भी तो बच्चे ही है साथियों। काल्पनिक साक्ष्य भी नहीं है, वास्तव में ऐसा हो सकता है। अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो भाई जिनमें अक्षमता नहीं रहेगी और उनके साथ यदि उनको पढ़ाओगे तो उनको क्या हानि होगी? तो ये भी गलत है मित्रों। तीसरा विकल्प सही है। शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है, विषय वस्तु है और जो धारणा है उसमें परिवर्तन की अपेक्षा रखता है साथियों। तीसरा विकल्प ही सही रहेगा 14वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 मित्रों 15वां क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा कि कोई बच्चा है, कोई बालक है, छात्र है जो सुनने में असमर्थ है तो केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा और श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 में कोई बालक है सुनने में असमर्थ है, तो चौथे कथन से चलते हैं मित्रों। ये कह रहा है चौथा कथन, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए विद्यालय, उनके लिए अलग से ही विद्यालय हो, नियमित विद्यालय में उनको नहीं पढ़ाएं। तो ये समावेशी शिक्षा का विरोध कर रहा है ये कथन। तो तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, कभी भी नहीं। तो ये तो गलत है ना, हो सकता है कि वो अच्छा सीख ले साथियों, ये भी गलत हो गया। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये विकल्प। क्या है कि बालक सुनने में असमर्थ है तो उसको आप उपयुक्त सुविधा दो, उपयुक्त साधन दीजिए, तो वो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नियमित विद्यालय में जहां सामान्य बालक भी पढ़ते हैं वहां पर कर दे साथियों। प्रश्न नंबर 15 में दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 पर। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन ये मैंने ले लिया है साथियों, बट इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है साथियों। वीर पूजा की भावना हमेशा किशोर अवस्था में ही जागृत होती है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट, इस प्रश्न को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए सभी को। प्रश्न नंबर 17, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो मित्रों असत्य कथन की यदि हम बात करें तो पहला कथन देखेंगे, संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप किसी चीज़ से एक तरह से कुसमायोजित हो गए हो किसी स्थिति में, और यदि वहाँ पर आप समायोजन कर लेते हो साथियों, तो आपकी जो असंतुलन की स्थिति है उसमें संतुलन आ जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा यहाँ से, लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये गलत कह दिया ना भाई, ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो निरंतर चलती रहती है हमेशा ही। तो साथियों जैसे विकास है ना वैसे ही समायोजन। तो ये कथन गलत है और आपको गलत कथन ही देखना था। तो तीसरा सही रहेगा 17वें में। बाकी चौथा क्या कह रहा है
कि समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। बिल्कुल, अगर हम किसी चीज़ के प्रति समायोजन नहीं करते हैं तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होगा, हम संघर्ष और चिंताओं से घिर जाएंगे साथियों। तो तीसरा है वैसे यहाँ तो सही। प्रश्न नंबर 18, जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय ही अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन और प्रक्षेपण। तो यहाँ पर समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों से संबंधित ये क्वेश्चन आया है मित्रों। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, पहला विकल्प क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र से पूरा करना। साथियों, यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो अध्यापक की आलोचना कर रहे हैं, तो इसको हम क्षतिपूर्ति नहीं कहेंगे। शोधन या मार्गांतरण में मार्ग चेंज कर लिया जाता है, जैसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलने पर उंगली को टेढ़ी कर लेना। फिर औचित्य स्थापन भी नहीं आएगा इसमें, बल्कि इसमें आएगा प्रक्षेपण। आरोप दूसरों पर जो दोष है, जो कमियां हैं उनको दूसरों पर आरोपित करना ही प्रक्षेपण कहलाएगा, क्योंकि कमी तो खुद में है, बालक खुद कार्य अच्छा नहीं कर पा रहा है और दोष किनके ऊपर लगा रहा है, अध्यापकों के। चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है और बहुत ही बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो मित्रों, जो अधिगम निर्योग्यता, आपने नाम सुना होगा, अलग अलग निर्योग्यता पाई जाती है, जैसे वाचन संबंधी, लेखन संबंधी, पठन संबंधी, गणितीय विकार इत्यादि कई सारे अलग अलग प्रकार की निर्योग्यता। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, ये कथन गलत है। कुछ भी नहीं सीख सकते, ये तो पूर्णतः गलत हो गया। बहुत ही बुद्धिमान और परिपक्व हो, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। सक्रिय तो होते हैं लेकिन आप यूं नहीं कह सकते हो कि बुद्धि लब्धि कम होगी, उनकी जरूरी नहीं है। लेकिन साथियों, ये अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। जिस पक्ष में निर्योग्यता पाई जाती है, जैसे लेखन में निर्योग्यता है तो लेखन के पक्ष में ये संघर्ष करते नजर आएंगे साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 19वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 को। मित्रों, आपके 20वां क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सृजनात्मक विचारों के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है एक शिक्षक छात्रों को? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर कि भाई रटो, प्रश्नों के उत्तर को रटो, ऐसा कहकर उनसे प्रत्यस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर जो चीज उन्होंने याद कर रखी है वो प्रश्न छात्रों से पूछ करके उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनके सामने प्रस्तुत करके, या उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो बिल्कुल यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तो पहले ही हमने निकाल लिया था, क्योंकि सृजनात्मक विचार में चीज़ों को रटा नहीं जाता है, याद करके एक ही उत्तर नहीं बताया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, बल्कि समस्या समाधान के लिए उन्हें अलग अलग तरीकों से सोचने के लिए कहा जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? भाषाई बुद्धि का नाम सुना होगा ना आपने, उनमें से कौन सा सही रहेगा? ये जो 4 विकल्प है इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा जो भाषाई बुद्धि को प्रदर्शित करे? स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता और शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो साथियों, यहाँ पर तो वैसे ही आंसर निकल के आ गया, क्योंकि भाषिक बुद्धि में शब्दों का जो अर्थ है, उसका जो क्रम है, विविध जो रूप है, विविध जो प्रयोग है भाषा के, इनके प्रति संवेदनशीलता ही भाषिक बुद्धि को प्रकट करता है या दर्शाता है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 21 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम सार्थक सरलीकरण के लिए रूप में परिणत नहीं होता है? सार्थक सरलीकरण के लिए
एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना और उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। मैंने पहले ही कहा था कि ये टेस्ट स्पेशल है भाई साहब। स्पेशल क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इस टेस्ट में लिए हैं मित्रों। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जाना 30 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो, कितने क्वेश्चन आप सही करोगे। 30 में से 25 करने वालों को तो भाई साहब मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं अभी से, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर आप सोचते हो कि भाई इससे भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पेपर होगा तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। हाँ, थोड़े बहुत 5-7 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो अलग हो, बट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैं वापस बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रथम विकल्प हमने देख लिया था, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है पहले से विद्यमान ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। तीसरा है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। और चौथा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो मित्रों उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास पहले जो विद्यमान ज्ञान है उसको नए ज्ञान से भी जोड़ा जाना चाहिए, सार्थक सरलीकरण के रूप में, मतलब सार्थक अधिगम भी आप इसको कह सकते हो। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन दोहराना और स्मरण करने को बढ़ावा देना, किसी चीज को दोहराना मतलब रटना हो गया, वो तो स्मरण करना तो साथियों ये तो रटने वाली चीज है। तो ये सार्थक सरलीकरण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तीसरा विकल्प 22वें में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। मित्रों 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं और गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूं। तो मित्रों बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा में एक खुशी होती है दिल से। अपन नॉर्मली कहते हैं ना दिल से, यार मैं दिल से ये काम कर रहा हूं, दिल से मतलब आंतरिक रूप से। तो मित्रों चौथे विकल्प से चलेंगे, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूं। यहाँ बाहर कोई लोभ लालच नहीं मिल रहा है चौथे में, तो ये आंतरिक का उदाहरण है। मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब अपना गृह कार्य करती हूं, तो यहाँ खुद सीख रहे हैं गृह कार्य करने पर, यहाँ पर भी कोई लोभ लालच नहीं दिया जा रहा है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह बहुत आनंददायक है, मजा आता है हमको गृह कार्य करने में। तो साथियों यहाँ पर भी बाहरी कोई चीज नहीं है। लेकिन प्रथम विकल्प कह रहा है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो मतलब अंक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम इसको बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे, ना कि आंतरिक। विकल्प नंबर 1 सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। मित्रों 24वां क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं और वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं। तो मित्रों सभी उपस्थिति में नियमित होना मतलब प्रेजेंट होना एक तरह से। तो ये तो ऐसा है ही नहीं कि भाई प्रेरित है वो, इसमें क्या लग रहा है कि बालक प्रेरित है। अनुशासन बनाए रखना, वर्दी पहनकर स्कूल में आना, वर्दी मतलब जो ड्रेस होती है बच्चों की स्कूलों में, ये तीनों चीजों से सबसे ज्यादा बेटर रहेगा प्रथम विकल्प। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर कोई बालक प्रश्न पूछ रहा है शिक्षक से स्पष्टीकरण करने के लिए, तो मतलब बालक उस चीज को जानने के लिए आतुर है, तत्पर है, तभी वो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई या ये चीज स्पष्ट नहीं हुई। तो साथियों मतलब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 24 में। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे मित्रों। 25वां क्वेश्चन आपके हैं, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन करना, प्रयोग करना, सामान्यीकरण करना और कल्पना करना।
आगमनात्मक तर्कना में प्रयोग किए जाते हैं, अवलोकन किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, लेकिन कल्पना नहीं की जाती है। तो चौथा विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। मित्रों प्रश्न नंबर 26 आपके है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, केवल मनुष्यों में पाई जाती है, केवल बिल्लियों तथा चूहों में पाई जाती है, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है और केवल कलाकारों में पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति ऐसा तो है नहीं कि कलाकार में भी होती है, मुझ में भी तो है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ कलाकार, आप में भी है, जरूरी नहीं कि आप भी कलाकार हो। बिल्लियों तथा चूहों में ही पाई जाती है, भाई हम इंसान हैं तो हम में भी पाई जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि अन्य जानवरों में भी पाई जाती है, तो साथियों ये भी गलत हो गया। तीसरा सही है, फिर सभी प्राणियों में ये पाई जाती है और जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएंगे साथियों। 27वां क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे दृश्य शब्दों, साइड वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, को आसानी से पहचानते और समझते हैं। यह बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है या बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो मैंने कहा था कि अधिगम अशक्तता या अक्षमता वाले बालक, जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि हो या मंद बुद्धि हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। मित्रों जो साइड वर्ड्स है इनको आप आसानी से पहचान रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर काहे की अधिगम अशक्तता हुई, ये भी गलत हो गया। पहला या तीसरा, तो मित्रों इसका राइट आंसर है प्रथम। बच्चों को, जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं, वो एक समान दिखाई देने वाले जो अक्षर होते हैं उनमें, और जो अलग से वर्ण होते हैं एक समान दिखाई देने वाले, उनमें क्या होता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है ऐसे वर्णों के प्रति। 27वें में एक सही है प्रथम विकल्प। प्रश्न नंबर 28, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया। तो मित्रों विकृत लिखावट की बात की जा रही है। देखिए लिखावट का नाम आते ही डिसग्राफिया सही होता है, पठन का या पढ़ने का नाम आते ही डिसलेक्सिया सही होता है, फिर वाचन का नाम आते ही डिस्प्रेक्सिया सही होता है, और गणना का नाम आते ही डिसकैलकुलिया सही होता है। तो यहाँ लिखावट का नाम आ रहा है तो डिसग्राफिया सही है साथियों। 28वें में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर सिद्धांत। तो मित्रों प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, सीधा है। सीधा कब होगा, जब हम प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा आपसे कि खिलौने हैं, पहनावे की वस्तु है, घरेलू सामग्रियां हैं, व्यवसाय है, रंग है, ये विशिष्ट लिंग के साथ इनको संबंधित करना। जैसे गुड़िया के जो खिलौने हैं वो लड़कियां खेलेगी, बंदूकों से लड़के खेलेंगे, लड़कियां जो उनकी पहनने की जो चीज़ें होती है जैसे फ्रॉक वगैरह है वो लड़कियां पहनेगी, लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे। घरेलू सामग्रियां जैसे जो ताकत का काम है, मतलब जो बल वाला काम है वो लड़के करेंगे, उन सामग्रियों का काम, हल्का फुल्का काम लड़कियां करेगी। व्यवसाय है जैसे गृहिणी का काम लड़कियां करेगी, लड़के बाहर जाकर व्यवसाय करेंगे। इस प्रकार से यदि इन लिंग के साथ इन चीज़ों को संबंधित किया जाता है तो उसको ही जेंडर रूढ़िवादिता के नाम से जाना जाता है साथियों। तीसरा विकल्प 29वें में सही है। अंतिम और 30वां क्वेश्चन साथियों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। क्वेश्चन छांटने में टाइम लगा, समझाने में और ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो साथियों अगर मैं कहूँ कि ये जो 30 क्वेश्चन हैं इसमें से 10 में से 10 रेटिंग मुझे दोगे, या 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 0, 10 में से इस वीडियो के लिए मुझे कितनी रेटिंग दोगे साथियों, वो आप जरूर कमेंट करके जाए आप। प्रश्न नंबर 30 है, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो उसे कहा जाता है? बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा,
विशेष शिक्षा। तो कौन सी विचारधारा जो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे रही है। मैं वापस कह रहा हूँ, रेटिंग जरूर देकर जाए। 10 में से कितना रेटिंग दोगे साथियों इस वीडियो के लिए? अगर 10 में से 5 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा अगर आप रेटिंग देते हो, 7 से ज़्यादा, तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा समावेशित शिक्षा, क्योंकि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में एक सही तरीके से शिक्षा दी जाती है, एक समान शिक्षा दी जाती है साथियों। इसलिए सेकंड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा आप सभी का कि आपने वीडियो को पूरा देखा मित्रों।